नमस्कार। दुनिया भर की कई दिलचस्प सुर्खियां हैं इसमें, लेकिन एक खबर जिसने फौरन ध्यान खींचा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इसी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस बुलेटिन में और क्या अहम बातें छिपी हैं। तो सबसे पहले रूस भारत संबंध। खबर पक्की है कि राष्ट्रपति पुतिन दिसंबर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ सालाना शिखर बैठक के लिए भारत आएंगे। क्रेमलिन ने पुष्टि कर दी है। जी। और दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की काफी तारीफ की, उन्हें विचारशील और बुद्धिमान नेता, प्रिय मित्र और रूस का भरोसेमंद साझेदार बताया। हाँ, और ये सिर्फ औपचारिक बातें नहीं लगती। उन्होंने रूस के एक अहम अंतर्राष्ट्रीय मंच वाल्डाई डिस्कशन क्लब में 2025 की बैठक के दौरान भारत पर रूस के लंबे समय से चले आ रहे भरोसे को दोहराया। अच्छा, वर्ल्डाई क्लब। जी, ये मंच वैश्विक मुद्दों पर रूसी दृष्टिकोण को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पुतिन ने भारत की आजादी के संघर्ष के दिनों से चले आ रहे खास और भरोसेमंद रिश्तों का जिक्र भी किया। बिल्कुल। उन्होंने सोवियत संघ के समर्थन को याद रखने की बात कही और ये भी जोड़ा कि दोनों देशों ने बिना किसी विवाद या मतभेद के दोस्ती निभाई है। हाँ, और साथ ही व्यापार संबंधों को और मजबूत और फायदेमंद बनाने पर भी जोर दिया गया। देखिए, ये यात्रा अपने आप में एक बड़ी कूटनीतिक घटना है। पुतिन का भारत पर इस तरह विश्वास जताना, खासकर वो सोवियत दौर के समर्थन का हवाला देना, हाँ। आज की बदलती दुनिया में इन रिश्तों को रणनीतिक वजन को दिखाता है। ये एक तरह का संकेत है कि रूस भारत को अपनी विदेश नीति में कितनी अहमियत देता है। सही, रूस से रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी समीकरण बन बिगड़ रहे हैं, खासकर व्यापार के मोर्चे पर। हाँ। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीन ने भारत के रवैये को व्यवहारिक बताया है। लगता है किसी व्यापार समझौते पर बातचीत आगे बढ़ रही है। हाँ, न्यूयॉर्क के इकोनॉमिक क्लब में उन्होंने ये बात कही, और ये बयान उनकी भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में हुई मुलाकात के बाद आया है। अच्छा, उस मुलाकात के बाद। जी, और भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने भी उस बैठक को रचनात्मक बताया था। तो बातचीत तो चल रही है, लेकिन इसमें एक पेंच भी है। जैसा अक्सर होता है, ग्रीन ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की संभावना का जिक्र किया। हाँ, किया तो। हालांकि उन्होंने फौरन ये भी जोड़ा कि अमेरिका किसी संप्रभु देश पर शर्तें थोप नहीं रहा। उनका कहना था कि अमेरिका समझता है कि भारत यूक्रेन युद्ध खत्म करने के अमेरिकी मकसद से सहमत है और अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरे विकल्प भी तलाश रहा है। देखिए, यहाँ एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की कोशिश दिख रही है। अमेरिका एक तरफ भारत के व्यावहारिक रुख को मान रहा है। हाँ। ये भी तस्लीम कर रहा है कि भारत अकेला नहीं जो रूस से तेल ले रहा, और पहले ट्रंप प्रशासन ने यूरोपीय देशों पर भी दबाव डाला था। सही कहा। लेकिन दूसरी तरफ रूस यूक्रेन मामले से जुड़े आर्थिक दबाव, वो टैरिफ का इशारा भी कर रहा है। ये दिखाता है कि आज की दुनिया में व्यापार और भू राजनीति कितने गुंथे हुए हैं, और भारत शायद अब ऐसी स्थिति में है जहां अमेरिका को उसकी जरूरतों और रणनीतिक स्वायत्ता को पहले से ज्यादा तवज्जो देनी पड़ रही है, भले ही कुछ चिंताएं हों। ये बात तो है। अच्छा, अब जरा अमेरिका की घरेलू नीतियों पर नजर डालते हैं, खासकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। हाँ। वहां ट्रंप प्रशासन ने 9 बड़ी यूनिवर्सिटीज, वैंडरबिल्ट, पेंसिल्वेनिया, डार्टमाउथ, दक्षिणी कैलिफोर्निया, MIT, टेक्सास, एरिजोना, ब्राउन और वर्जीनिया के सामने एक दिलचस्प प्रस्ताव रखा है। उच्च शिक्षा में शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए समझौता। हाँ, ये काफी दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि ये संघीय फंड यानी सरकारी मदद के बदले कुछ बड़ी शर्तें मनवाने की कोशिश है। अच्छा, शर्तें हैं? हाँ। और ये शर्तें अमेरिका में लंबे समय से चल रही बहसों से जुड़ी हैं, खासकर विश्वविद्यालयों में दाखिले और नौकरी से जुड़े नियमों को लेकर। हाँ, शर्तें काफी सख्त हैं, जैसे दाखिले, स्कॉलरशिप और प्रोफेसरों की भर्ती में नस्ल, लिंग या लैंगिक पहचान के आधार पर किसी को प्राथमिकता देने पर रोक। बिल्कुल। जिसे वहाँ अफर्मेटिव एक्शन या सकारात्मक कार्रवाई कहते हैं, यानी ऐतिहासिक रूप से पिछड़े समूहों को आगे बढ़ाने की नीति। उस पर यह सीधी चोट है, सीधी चोट। हाँ, और शर्तें यहीं खत्म नहीं होती। इन यूनिवर्सिटीज को अगले 5 साल तक अमेरिकी छात्रों के लिए ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाने का वादा करना होगा। ओह, ट्यूशन फीस भी? जी। साथ ही अंडर ग्रेजुएट कोर्स में विदेशी छात्रों की संख्या
कुल छात्रों के 15% तक सीमित करनी होगी। सिर्फ 15%? ये तो काफी कम है। हाँ, काफी कम। बदले में क्या मिलेगा? बदले में प्रशासन इन यूनिवर्सिटीज को सरकारी अनुदानों में प्राथमिकता देने जैसे फायदे का वादा कर रहा है। यह प्रस्ताव अगर लागू होता है तो ये अमेरिका की उच्च शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। हाँ, बिल्कुल। इसका असर न सिर्फ इन 9 विश्वविद्यालयों पर पड़ेगा, बल्कि शायद पूरी अमेरिकी शिक्षा व्यवस्था, वहां पढ़ने के इच्छुक भारतीय और अन्य अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता पर भी पड़ेगा। यह देखने वाली बात होगी कि यूनिवर्सिटीज इस पर क्या रुख अपनाती हैं। सही कहा। अच्छा, तकनीक और कूटनीति का एक और संगम देखने को मिल रहा है अमेरिका और यूक्रेन के बीच ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर। हाँ, वो भी एक अहम खबर है। खबर है कि यूक्रेन का एक दल वॉशिंगटन में है और एक ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत हो सकते हैं। हाँ, ये वाकई अहम समझौता हो सकता है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन अपनी वो ड्रोन तकनीक अमेरिका के साथ साझा करेगा जिसे उसने रूस के साथ चल रहे युद्ध में आजमाया और बेहतर बनाया है। अच्छा, युद्ध में परखी हुई तकनीक। जी। बदले में उसे रॉयल्टी या कोई और मुआवजा मिलेगा। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उनके सैन्य अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों को अपनी नई ड्रोन तकनीक, खास मॉडल और उनके इस्तेमाल के तरीके दिखाए हैं। कहा जा रहा है कि इस डील को राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दोनों का समर्थन हासिल है। इसके रणनीतिक मायने गहरे हैं। सोचिए, लगभग 4 साल के युद्ध ने यूक्रेन को अनजाने में ही सही कुछ खास तरह के रिमोट कंट्रोल्ड हथियारों, खासकर ड्रोन्स के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में ला खड़ा किया है। हाँ, ये तो है। यह युद्ध में परखी हुई तकनीक अमेरिका के लिए बहुत कीमती साबित हो सकती है, क्योंकि यह सिर्फ लैब में बनी नहीं, बल्कि असली लड़ाई में कारगर साबित हुई है। सही। यह समझौता, जिसे मील का पत्थर कहा जा रहा है, अमेरिका यूक्रेन सुरक्षा साझेदारी को और मजबूत करेगा। साथ ही यह दिखाता है कि युद्ध का स्वरूप कैसे बदल रहा है और ऐसी तकनीकों की मांग कितनी बढ़ रही है। बिल्कुल। अब एक और अमेरिकी नीतिगत घोषणा जो काफी गंभीर लग रही है। कौन सी? ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया है कि देश अब उन ड्रग कार्टेल यानी नशीले पदार्थों के सौदागर गिरोहों के साथ गैर अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में है, जिन्हें आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है। मतलब इसके कानूनी और सैन्य दोनों तरह के बड़े प्रभाव हो सकते हैं। हाँ। गैर अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष का मतलब है कि ये 2 देशों के बीच पारंपरिक युद्ध नहीं है, बल्कि देश के भीतर या देश और किसी गैर सरकारी सशस्त्र समूह के बीच चल रहा संघर्ष है। अच्छा। व्हाइट हाउस के मेमो के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप मानते हैं कि ये गिरोह दूसरे देशों के हथियारबंद समूह हैं, इसीलिए उन्हें आतंकवादी घोषित किया गया और उनकी गतिविधियां अमेरिका पर सशस्त्र हमला मानी जा रही हैं। मेमो कहता है कि ये समूह अब अंतर्राष्ट्रीय हो गए हैं और संगठित तौर पर पूरे पश्चिमी गोलार्ध में हमले कर रहे हैं। लेकिन ये साफ नहीं किया गया है कि किन गिरोहों को निशाना बनाया जा रहा है या संदिग्धों को इन संगठनों से कैसे जोड़ा जा रहा है। और पिछले महीने की एक घटना का भी इसमें जिक्र है। हाँ, वो नावों वाली घटना। जी, जब अमेरिकी सेना ने दक्षिण कैरिबियाई क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में 3 नावों को डुबो दिया था। कहा गया कि ये नावें वेनेजुएला से आई थीं। इस कार्रवाई में 17 लोग मारे गए। हाँ, जिन्हें मेमो में अवैध लड़ाके कहा गया है। और अमेरिकी कार्रवाई को आत्मरक्षा बताया गया है। तो ड्रग कार्टेल को आतंकवादी मानकर उनके खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की घोषणा करना, ये ड्रग्स के खिलाफ युद्ध को एक बिल्कुल नए, ज्यादा सैन्य स्तर पर ले जाने जैसा है। हाँ, बिल्कुल। और वेनेजुएला का जिक्र से और पेचीदा बनाता है, क्योंकि ये दूसरे देश की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई के नियमों पर सवाल खड़ा करता है। निश्चित रूप से ये कदम अमेरिका की घरेलू सुरक्षा नीति के साथ साथ विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिहाज से भी काफी अहम है। देखना होगा कि कांग्रेस और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और इसके असल जमीनी परिणाम क्या होते हैं। अब दक्षिण एशिया का रुख करते हैं, जहां से बलूचिस्तान को लेकर चिंताजनक खबरें हैं। जी। बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान में 7 बलूच नागरिकों की हत्या कर दी है। हाँ, ये रिपोर्ट्स आई हैं। बीएनएम का कहना है कि ये प्रांत में कथित तौर पर चल रहे दमन का हिस्सा है, जिसमें न्यायतर हत्याएं, लोगों को जबरन गायब करना और यातनाएं देना शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। हाँ। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि ये जानकारी बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग के दावों पर आधारित है, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये स्पष्ट करना जरूरी है। रिपोर्ट में केज जिले की एक घटना का ब्यौरा है।
बुलेदा इलाके में सोराब बांध के पास गोलियों से छलनी 3 लाशें मिलीं। मानवाधिकार संगठन के अनुसार इनमें से 2 लोग सीमा पार व्यापार करने वाले ड्राइवर थे, खेच के गरदंगा इलाके के रहने वाले, जिन्हें बुलेदा के मिनाज शहर से कथित तौर पर अगवा किया गया था। रिपोर्ट में मेजार अज मोहम्मद नाम के एक और ड्राइवर का भी जिक्र है, जो पश्तगोर जिले के पारूम के थे और सीमा पार व्यापार करते थे। हाँ, उन्हें भी उसी इलाके से कथित तौर पर जबरन गायब कर दिया गया था। बीएनएम के मानवाधिकार विंग ने इन हत्याओं के लिए बेहद सख्त भाषा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने इसे पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बलोच लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा नरसंहारकारी राजनीति, आतंकवाद और योजनाबद्ध विनाश का अभियान बताया है। हाँ, भाषा काफी सख्त है। उनका आरोप है कि इसका मकसद खौफ फैलाना और बलूच राष्ट्रीय भावना को कुचलना है, और इसमें जानबूझकर निहत्थे बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये रिपोर्ट बलूचिस्तान में दशकों से चले आ रहे जटिल संघर्ष और वहां मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर लगने वाले गंभीर आरोपों के संदर्भ में देखी जानी चाहिए। अब एक ऐसी खबर जो शायद थोड़ी राहत दे। अच्छा। भारत और चीन के बीच अक्टूबर के अंत तक सीधी हवाई सेवाएं फिर से शुरू होने की उम्मीद है। अच्छा, ये तो बढ़िया खबर है। बताया गया है कि ये सरकार की उन कोशिशों का हिस्सा है जो इस साल की शुरुआत से रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए की जा रही हैं। हाल के सालों में दोनों देशों के बीच जो तनाव रहा है, उसे देखते हुए सीधी उड़ानों का फिर से शुरू होना निश्चित रूप से तनाव कम करने या रिश्ते सामान्य करने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। हवाई संपर्क बहाल होना अक्सर व्यापार और लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ाने में पहला कदम होता है। सही कहा। और आखिर में खेल जगत से कुछ अच्छी खबरें? हाँ, वो भी थी। नॉर्वे में चल रही विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की मीराबाई चानू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। अरे वाह, बेहतरीन। स्वर्ण पदक कोरिया की री सोंगम को मिला, जो पिछली विश्व चैंपियन भी थी। ये भारत के लिए वाकई गर्व की बात है, और मीराबाई चानू की लगातार बेहतरीन फॉर्म का सबूत भी। बिल्कुल। और तो आज हमने कई अहम मुद्दों पर बात की। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा की तैयारी और रूस भारत रिश्तों की गर्माहट। हाँ। अमेरिका भारत व्यापार में संतुलन साधने की कोशिशें। अमेरिका में उच्च शिक्षा और ड्रग कार्टेल पर नीतिगत बदलावों की सुगबुगाहट जी। अमेरिका यूक्रेन के बीच अहम ड्रोन तकनीक समझौता। बलूचिस्तान से मानवाधिकारों पर चिंताजनक दावे। बिल्कुल। भारत चीन के बीच उड़ान बहाली की उम्मीद और खेल में भारत की कामयाबी। इन सब का क्या मतलब निकाला जाए? ये सारी खबरें मिलकर एक ऐसी दुनिया की तस्वीर बनाती हैं जो लगातार बदल रही है, जिसमें कई परतें हैं। हम देख रहे हैं कि पुराने गठबंधन कैसे मजबूत हो रहे हैं या नए समीकरण बन रहे हैं, जैसे रूस भारत, अमेरिका यूक्रेन। हाँ। हम बड़े देशों के अंदरूनी मामलों में भी अहम बदलाव देख रहे हैं, जैसे अमेरिका की शिक्षा या सुरक्षा नीतियां। साथ ही कुछ पुराने और जटिल संघर्ष जारी हैं, जैसे यूक्रेन का युद्ध या बलूचिस्तान की स्थिति। सही। और इन सब के बीच तनाव कम करके सामान्य स्थिति बहाल करने की कोशिशें भी नजर आती हैं, जैसे भारत चीन के बीच उड़ानों का फिर से शुरू होना। वाकई एक बहुत ही गतिशील और उलझा हुआ वैश्विक मंच। हाँ, और एक धागा जो इन कई खबरों को आपस में जोड़ता हुआ सा लगता है, वो है व्यापार, तकनीक और सुरक्षा का बढ़ता हुआ संगम। अच्छा, कैसे? देखिए, चाहे रूस भारत के व्यापारिक हित हों, अमेरिका भारत की वार्ता हो जिसमें रणनीतिक मुद्दे भी शामिल हैं, अमेरिका यूक्रेन का ड्रोन समझौता हो, या फिर ड्रग कार्टेल से निपटने की अमेरिकी रणनीति, जिसे अब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा माना जा रहा है। हाँ, बात तो सही है। हर जगह आर्थिक और सुरक्षा संबंधी हितों का घालमेल दिख रहा है। ये वाकई एक दिलचस्प नजरिया है। ऐसे में ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस बेहद जुड़ी हुई लेकिन साथ ही बिखरी हुई दुनिया में राष्ट्रीय हित की परिभाषा खुद कैसे बदल रही है। क्या अब ये पहले से कहीं ज्यादा आर्थिक ताकत, तकनीकी बढ़त और सुरक्षा क्षमताओं के इर्द गिर्द सिमटती जा रही है? ये एक सवाल है जिस पर आगे भी विचार किया जा सकता है। बहुत खूब। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यही विराम देते हैं। जी।